सो आप लोगों ने टाइटल देख रखा होगा आज की क्लास किस टॉपिक पे है। सो बेसिकली टुडेज क्लास इज इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चन पूछने थे हम्म, सर, क्वेश्चन पूछने थे सर। ओके। क्वेश्चंस जो कल मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको उसमें से, जी सर। ओके वेट वेट 1 सेकेंड। मैं जरा पीडीएफ ओपन कर लूं, ठीक है। हम्म, बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ। शीट 3 का 4th क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर, विच आर द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। जी सर। चलो देखो ये क्वेश्चन है, उसमें देखो ये दे रखा है √36 √36 एंड √12, √36 √12 √14, √21। √12 √14 और √21, यही है ना। सो आपसे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल या रैशनल। सेकंड देखता हूँ मैं, चेक कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल, कौन सा इसमें रैशनल है। तो देखो इसे कंप्लीटली आप रूट रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हो। √36 का मतलब 6 होता है, ठीक है। बाकी यहाँ तुम रिमूव नहीं कर सकते कंप्लीटली। इसे आप कह सकते हो रूट के अंदर 2 × 2 × 3, यहाँ आप कह सकते हो रूट के अंदर 2 × 7, और ये 3 × 7 है। तो देखो ये रूट यहाँ से कुछ भी नहीं बाहर आएगा, ये √14 ही रहेगा। यहाँ भी सेम रहेगा, √21 ही रहेगा। यहाँ से 2 बाहर आ सकता है, लेकिन स्टिल 3 अंदर ही रहेगा, यानी ये 2 √3 हो जाएगा। तो रूट वाला नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये रूट वाला नंबर नहीं है। √36 का मतलब 6, तो यही आपका रैशनल हुआ, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में। और कोई यस क्वेश्चन सर। था। ये 6। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। HCF ऑफ टू नंबर इज 1, देन टू नंबर आर कॉल्ड। तो दो नंबर कैसे होंगे, देखो अगर दो नंबर का HCF जो है 1 आता है, मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था बीच में। जनरली जो HCF होता है ना, HCF बताता हूँ, देखो सपोज दैट तुम्हारे पास 2 और 4 है, तो HCF का मतलब क्या होगा, एक बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो आपको पता है वो नंबर 2 है, बड़ा से बड़ा 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा। सो 2 दोनों को डिवाइड कर देगा, आ रहा है समझ में। सो यस सर। लार्जेस्ट नंबर चाहिए होता है, तो लार्जेस्ट नंबर HCF में हम 2 बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि 1 जो है ना, 1 1 सारे नंबर्स को डिवाइड कर देता है। तो अगर किसी का कोई HCF नहीं आया तो 1 तो होगा ही होगा, आ रहा है जी समझ सर। में। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब दोनों नंबर में, जैसे मान लीजिए आपने 2 नंबर कंसिडर किया ना, ये नंबर कंसिडर किया, ये नंबर। अच्छा आपको ये पता है कि जैसे मान लीजिए 16 और हम बोलते थे 18, हम कहते थे HCF निकालो, तो हम करते क्या थे, पहले इसे फैक्टराइज करते थे, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 3 × 3, फिर हम कहते थे इसमें से जो कॉमन है वो HCF होगा, यही तो कहते थे। यस सर। आ रहा है समझ में। अच्छा अगर कोई ऐसा नंबर हमारे पास दे दिया जाए जिसमें कुछ कॉमन ही ना हो, लेट सपोज इसे माइनस कर दो, उसके बाद हमें ये दिया जाए 8 और 9। सो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, एंड 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3। इसमें कुछ कॉमन है, नो कोई कॉमन ही नहीं। तो कोई कॉमन नहीं है इसका मतलब, अच्छा कुछ भी कॉमन नहीं तो हम 1 तो लिख सकते हैं। सो 1 हमारा HCF हो जाता है, यस आ रहा है सर। समझ में। सो ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे नंबर जिसमें जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, इसका मतलब कुछ इन दोनों नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर का मतलब समझते हो, सेम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है तो 1 HCF होता है। तो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर बोला जाता है। ओके सर। को प्राइम नंबर जिनका 1 के बजाय कोई और फैक्टर नहीं होता, आ रहा है समझ में, उसे को प्राइम नंबर बोला जाता है, यस ठीक है। सर। बी वाला होगा ना हाँ, इसका करेक्ट। को बी। प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब 8 9 के रिलेटिवली प्राइम है, लेकिन एक्चुअली में आपको पता है 8 भी प्राइम नहीं है और 9 भी प्राइम नहीं। रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम का मतलब कि भाई इन दोनों का कोई और डिवीजर नहीं है सिवाय 1 के। 1 को छोड़कर इन दोनों को कोई और डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है। सर ये 10वां सर। क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 सेम वर्कशीट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। देखो कह रहा है कि किसी क्यू इंटीजर के लिए, फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। कोई भी इवन इंटीजर किस फॉर्म में आएगा, कह रहा है कि आप देखो आपको पता है इंटीजर किस फॉर्म में, इंटीजर क्या होता है। इवन इंटीजर आपका ये होता है, देखो
-4 -3 -2 डैश डैश डैश, इस तरफ भी, और आप इधर -1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 डैश डैश। ये सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर, जिसमें मैंने बताया था यहाँ तक नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ तक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो इंटीजर है इसे यस सर। नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव हम बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। लेकिन आपसे कहा गया इवन इंटीजर, इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब आप ये कहते हो कि 2 4 6 8 या फिर 10 एंड सो ऑन, या आप नेगेटिव नंबर में इवन बोल दें तो -2 -4 -6 -8, ये भी इवन है, ठीक है, -10 एंड सो ऑन, ये इवन है आपके। इवन 0 भी आपका इवन में ही आता है, ठीक है। अच्छा, सो एक बात बताओ, कह रहा है कि हमारे पास, तो हम अपने इंटीजर को ऐसे लिख सकते हैं -6 -4 -2 0 एंड 2 एंड 4 एंड 6 सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। सो कह रहा है ये अगर हमारे पास कोई क्यू जनरल इंटीजर दे दिया जाए, तो क्यू जनरल इंटीजर होने के बाद ये जो आपके इवन इंटीजर है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, तो देखो ये किस फॉर्म में, क्यू जनरल इंटीजर, क्यू जनरल इंटीजर कहने का क्या मतलब है, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये मतलब है, ठीक है, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस 2q साइड भी, + 1। हाँ 2q+1 नहीं भाई, इवन बोला है ना, तो 2q आएगा बस। जैसे देखो इसे लिख सकते हो तो 2 टाइम्स ऑफ 0, इसे क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 1, इसे क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 2, इसे क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 3 एंड सो ऑन। और ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ -1। तो जनरली देखोगे हो क्या रहा है, 2 के साथ -1 है, 2 के साथ 0 है, 2 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, 2 के साथ 4 है, तो ये 2 के साथ इंटीजर ही तो है, आ रहा है समझ में, 2 के साथ इंटीजर ही तो हम इसका जनरल फॉर्म बोल देते हैं 2q। इवन नंबर जनरली किस फॉर्म में होते हैं 2q, इवन नंबर किस फॉर्म में होते हैं 2q, वेयर q इज इंटीजर। आया समझ में? ओके। अच्छा, इसी तरह से ऑड नंबर किस फॉर्म में होते हैं, ये सर मैंने आउट बताया था 2q + 1। हाँ, 2q+1 ऑड नंबर होते हैं 2q+1, 2q+1 नहीं, 2q+1 नहीं बोलेंगे, 2q-1 बोलेंगे। 2q अगर हम, सर? सॉरी 2q+1 ही होगा, 2q+1 ही होगा, एक्चुअली में 2n+1 बोलते हैं, ये मुझे याद आ रहा है। 2n+1 जब बोलते हैं ना, तो 2n+1 में हमारा नंबर कंप्लीट नहीं होता, 2n-1 बोलना पड़ता है। बताऊंगा, यहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट होता है। तो अगर तुमने 2n+1 बोल दिया ना ऑड नंबर को, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो डायरेक्टली 3 से स्टार्ट होगा, रख के देखो, देखो 1 यहाँ पुट करो तो 3 5 7 ऐसे होगा, लेकिन 1 नहीं आया ना, तो 1 लाने के लिए 2n-1 लिखा जाता है। तो अगर आप n के टर्म में, नेचुरल नंबर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो 2n-1 लिखना पड़ेगा ऑड को, और अगर आप इंटीजर के टर्म में लिखना चाहते हैं तब ओके, तब 2k+1 लिख सकते हैं। भाई हमारा q 0 हो जाएगा, q 0 हो जाएगा तो 0 पुट कर दो। इस पे क्वेश्चन आ सकता है सर, हाँ इस पे क्वेश्चन देखो, आ इस ज्यादा सकता है क्या? इस पे क्वेश्चन की चांसेस नहीं, एंट्रेंस में बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं, इस वजह से मैं ज्यादा आपको फोकस भी नहीं था इस पे, ठीक है, आ रहा है समझ? चलो और बताओ फिर, सर अब क्लास हो शुरू गया? करिए। टाइम हो गया, टाइम हो गुफरान हो गया क्लास। क्वेश्चन? सर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन पे उतना फोकस नहीं करना है, जो मैंने आपके 4 टॉपिक पढ़ाए थे ना उसे फोकस करना है, ओके सर। ठीक है। सर ठीक है, कल जो चलो। मतलब प्रूविंग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो एंट्रेंस में आते हैं? वो एंट्रेंस में मैंने आपको बताया था, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, आप खुद ही सोच के बताओ कि कैसे कोई कह सकता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन देगा ऑप्शनल में कि प्रूफ दैट √3 इरेशनल नंबर, तो कैसे ऑप्शन टिक करोगे बताओ, 1 2 3 4? नहीं आएंगे नहीं सर। आएंगे ना। आपसे ये पूछा जा सकता है √3 इरेशनल है या नहीं, तो ये तो आपको पता ही है ये इरेशनल है। आया समझ में? आपसे ये पूछा जा सकता है कि √3 इरेशनल है या नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर चलते हैं, ठीक है। लीनियर, सर हाँ, वर्कशीट 4 में 7 क्वेश्चन है। वर्कशीट 4 में क्वेश्चन नंबर 7, यस सर। वर्कशीट 4 में क्वेश्चन नंबर 7, ए नंबर डिवाइडेड बाय 61 एंड 27। अच्छा ठीक है, ए नंबर डिवाइडेड बाय 61, देखो इस क्वेश्चन को, एक नंबर है, यही क्वेश्चन है ना, देखो एक यस सर। नंबर यस जिसको डिवाइड किया जा रहा है, देखो हमें नंबर का पता नहीं, हमें नंबर नहीं मालूम, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं 61 को, हमें नंबर नहीं पता, नंबर को हम 61 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने पे हो क्या रहा है कि 27 कोसेंट आ रहा है, 32 रिमाइंडर। तो इसका मतलब देखो, ये जब हम नंबर को 61 से डिवाइड कर रहे हैं तो 27 कोसेंट आ रहा है, 27 कोसेंट आ रहा है, और 32 रिमाइंडर, 32 रिमाइंडर यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 32 बच रहा है, ठीक है, आ रहा है समझ में? सो
ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें नंबर फाइंड करना है कि व्हाट इज द नंबर जिस नंबर से डिवाइड किया गया। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, 23 को सपोज दैट तुम 4 से डिवाइड करते हो तो 5 बार जाता है, 20 आता है और 3 रिमाइंडर बचता है, यही होता है। तो क्या यस सर। 23 इज इक्वल टू जिससे डिवाइड किया था और जितनी बार गया था उसे मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को ऐड कर दो, तभी तो 23 आता है। बोलो, जिससे मल्टीप्लाई किया था, जिससे मतलब आपने डिवाइड किया था, जितनी बार कोसेंट आया उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो क्या ये नंबर आ जाता है 23? यस सर। आ जाता है। सेम इसी तरह से अगर आपको x निकालना है तो आप कर सकते हो कि आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड कर दो, ऐड करने पर x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 61 मल्टीप्लाई बाई 27 प्लस 32। नहीं आया समझ में? तो अननोन नंबर निकल जाएगा जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, क्लियर है? सर इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और बता दीजिए सर। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और। सर चलो मेरे देखो, पास है क्वेश्चन, मैं आपको बोलूं? हाँ बताओ बताओ, क्वेश्चन बताओ। सर अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 121 ठीक है, leaves 37 as remainder. 37 रिमाइंडर। What will be the remainder when the same number is divided by 11? सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। देखो सुनो, मैं बता देता हूँ। चलो, ये सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं है वैसे तो, लेकिन खैर मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ आप 121 इंटू समथिंग के टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, जितनी भी बार जाएगा। कोसेंट हमें यहाँ पे पता नहीं है। देखो, कोसेंट हमें यहाँ पे पता नहीं। आपसे ये कहा जा रहा है कि हमने एक नंबर को डिवाइड किया और 121 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने पे हुआ क्या, कोसेंट कुछ आया और उसके बाद 37 रिमाइंडर आ गया। हमें कोसेंट भी नहीं दे रखा। क्लियर है? Yes sir. अच्छा देखो, अगर कोसेंट नहीं दिया तो हम ऐसे ही कुछ मान सकते हैं कि लेट सपोज हमने के ही मान लिया, कर सकते हैं। Yes sir. तो यहां अगर के मान लिया तो ऐसे लिख सकते हो, अननोन नंबर x इज इक्वल टू, अननोन नंबर x इज इक्वल टू 121 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 7, ऐसे लिख सकते हो। Yes sir. 37 sir. आप देखो, हाँ 37 ऐसे लिखते Yes हो। sir. अच्छा देखो, क्वेश्चन में तुमसे कहा जा रहा है कि अब क्या किया गया है, इसी अननोन नंबर को 11 से डिवाइड किया गया। ठीक है, हम भी 11 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 11 से डिवाइड कर रहे हो। चलो इसे अलग अलग कर लो, 121 मल्टीप्लाई बाई के अपॉन 11 कर सकते हो, प्लस 37 अपॉन 11 ऐसे कर सकते हो। ये देखो, ये वाली टर्म कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 11 का 11 टाइम्स में कट जाता है, तो ये 11 क्या आ जाएगा, 11 टाइम्स 121 होता है ना। Yes sir. तो ये वाली टर्म डिवाइड हो गई। अब 31 में देखो, 31 में 33 तक तो डिवाइड हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। Yes sir. आया समझ में? हम इसे 33 तक तो डिवाइड कर सकते हैं, तो 33 प्लस 4 अपॉन 11 करेंगे तो आपका 11 के प्लस 33 अपॉन 11 प्लस 4 अपॉन 11, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन ये जो 4 पार्ट रह गया ना, ये डिवाइड नहीं हुआ, और जो पार्ट डिवाइड नहीं होता उसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो व्हाट इज द आंसर? 3. 4। Sorry आया 4. समझ में? Yes sir. Yes sir. चलो, सर एक क्लियर है बार ये चीज? रिवाइज समझ में? ये अच्छा क्वेश्चन था। Yes. एक बार और बता दीजिए चलो सर। ये एक बार और बता देता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जो इन्होंने पूछा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आज पहली क्लास है? नहीं सर. सैल जाफरी। चलो चलो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, आपसे ये क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने 121 से एक नंबर को डिवाइड किया और डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 35 आया, 37 आया, 37. Yes sir. 37 आया। ठीक है, हमसे ये कहा जा रहा है कि क्या होगा अगर तुम 121 से मत डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करो। तो जाहिर सी बात है, देखो वो नंबर पहले फाइंड करने की कोशिश करो। मान लो कि वो नंबर तुम्हें नहीं मालूम x, लेकिन क्वेश्चन भी नहीं मालूम, तो हम ये मान सकते हैं ना k टाइम गया होगा समथिंग, मान लो। Yes sir. ठीक, सो अगर ऐसी बात है तो तुम क्या कह सकते हो, x इज इक्वल टू ये लिख सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। हम वही करते हैं, 121 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 37 ऐसे लिख सकते हैं। Yes sir. अब जो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है हम वो कर रहे हैं। हमसे कहा जाए कि 11 से अब डिवाइड करो, तो हम इसे 11 से ही डिवाइड कर रहे हैं, पूरा कर दिया हमने 11 से डिवाइड। ठीक है, हमसे रिमाइंडर पूछा है तो हम अननेसेसरी टर्म फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से डिवीजन नहीं हो पा रहा है। देखो, आपका q एक इंटीजर है और अब इसे आप अलग अलग करो ना, देखो इसे अलग अलग करो ऐसे। सो 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार में,
सो 11 के भी आपका इंटीजर आ जाएगा। अगर के इंटीजर था तो 11 के भी इंटीजर होगा। अगर 4 इंटीजर है तो 5 टाइम्स ऑफ 4 भी इंटीजर होता है, 20 आता है ना। Yes, तो sir. इंटीजर का कोई भी मल्टीपल इंटीजर ही आता है, इंटीजर का के टाइम्स मल्टीपल, मतलब इंटीजर टाइम मल्टीपल, ठीक है। इसी तरह से आप 37 में देखो, पहले 37 रिमाइंडर हुआ करता था क्योंकि 121 से डिवाइड नहीं कर सकते उसमें, लेकिन 11 से तो कर सकते हो ना। इसमें बिल्कुल 3 टाइम जाएगा तो इसे हम 33 तक डिवाइड कर सकते हैं, तो 33 + 4 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब 33 हमारा कट जाएगा, अलग अलग करो इसे, अलग अलग 33/11 हो जाएगा और ये 4/11 हो जाएगा। तो 33 तो 3 टाइम में कट जाएगा, ये भी इंटीजर आ गया। अच्छा देखो 11 के पहले से था, 11 के इंटीजर पहले से था, 3 भी इंटीजर आ गया, तो ये कंप्लीट इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर प्लस इंटीजर भी इंटीजर होता है। उसके बाद आपका बचा है 4 + 11। क्या इस 4 की वजह से डेसिमल में आंसर आएगा? यस सर जिसकी तो वजह से डेसिमल में आंसर आता है उसी को रिमाइंडर बोलते हैं, तो 4 इज द रिमाइंडर। यस 4/11 मत लिख देना, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 4 इज द रिमाइंडर, ठीक। यस चलो अच्छा स्टार्ट कर क्वेश्चन दी क्लास। था। हाँ आप स्टार्ट कर लेते हैं। सो हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, सेकंड टॉपिक जो कि आपका है लीनियर इक्वेशन। सर एक चीज पूछना था सर। बताओ। सर ये जो अभी आपने पीछे बताया ना सर, इस टाइप के क्वेश्चन तो सर ट्रिग्नोमेट्री में भी निकालने से निकाला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के थीटा वीटा निकालने में काम आता है। ट्रिग्नोमेट्री में थीटा निकालने में काम आता है? यस सर, जैसे थीटा के अगर बहुत जैसे साइन समथिंग दे रहा हो, चलो मैं बताता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन उस होता है। टाइप के क्वेश्चन सर वो बता तुम दीजिए। 360 वाले की बात कर रहे हो, n टाइम्स ऑफ 360, यस सर, यस 360 सर, वही समथिंग प्लस। उसी टाइप के क्वेश्चन की सो बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ उस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। खैर अगर आपको चाहिए वो उसका आंसर तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी जब क्लास ओवर होगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं वो बता दूंगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। हुज़ैफा काफी तुम्हारी चेक हो चुकी है और तुम चाहते हो तो सेंटर से ले लेना कॉपी, ठीक है। और सर को सर मैसेज आप भी नाम मार्क्स बता दीजिएगा। मार्क्स तुम्हारे 62 पॉइंट समथिंग थे। सर कितने में, 80 में? हाँ 18। मिठाई खिलाओ भाई। चलो और कोई सर नहीं, हाईएस्ट कितना है? 71। अरे यार अहमद फराज को होगा। हाँ अहमद फराज का ही है। चलो कोई नहीं, अच्छा चलो कोई नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सारे बच्चे इस समय। टोटल 7 स्टूडेंट हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। बाकी लोग भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मेरे पास अब आप लोग दे दीजिए क्योंकि सारे लोग प्रेजेंट हो चुके हैं। मुझे आप लोग ये बताइए कि 21 फरवरी को कितने लोग का पेपर है? लाइबा 21 फेब को मैथमेटिक्स का पेपर है यूपी बोर्ड का। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 या 2 दिन का हमारा टाइम बचा है, उसे प्रिपेयर करवा दिया। आलिया मुबीन आपका भी है, ठीक है। और किसी का? सर इमरान, हमारा भी है। आबदीन आपका भी है, और किसी का? नो। चलो देखो 4% का पेपर है, 4% का पेपर है, ठीक है। आपका भी है, चलो 5% का पेपर है। सो उसमें यूपी बोर्ड के सिलेबस में आपको पता ही है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 9 मार्क्स का वेटेज रखता है। क्लियर है? 9 मार्क्स का ही है। और यस सर। इसके बाद सर मेरा सीबीएसई हाँ मेरा 21 मार्च नहीं, तो 21 मार्च की बात नहीं करता हूँ, 21 मार्च को तो नियरली सबका ही होगा, ठीक है। चलो वो तो हम कर ही लेंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 डेज की हमारी क्लास चलेगी। 2 डेज में हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं। इसके बाद जब ये दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, उसमें फिर मैं डेप्थ वाले जो टॉपिक है वो कवर कर दूंगा, ठीक है। पॉलिनोमियल के बाद तीनों टॉपिक मर्ज करके एक डेप्थ कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। कंप्लीट पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं ये, और तीनों कंबाइन आते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। सो ये भी आपका 9 मार्क्स का ही है, तो 9 18 मार्क्स बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि आपका तो पहले से 20 मार्क्स हो चुका होता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक मैं कोशिश करूंगा इन 3 डेज के अंदर कवर करने की, ठीक है। आ रहा है समझ में?
बाकी आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम वो भी रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ये टॉपिक कवर होने के बाद, ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ने के बाद हम लोग फिर से इसका एक्स्ट्रा क्लास लेके, मतलब अलग से क्लास लेके नेक्स्ट क्लासेस में जब आपका पेपर हो जाएगा तो इसकी डेप्थ नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देखो, हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से पहले मेरी हमेशा की आदत है कि मुझे बच्चों पे यकीन नहीं है कि उन्हें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। सो मैं कुछ चीजें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का बताता हूँ। नियरली 10 to 15 मिनट लगेगा आपको, वो देख लीजिए। सो बहुत ही सिंपल सा है। पहले देखो, बहुत छोटा सा एक इक्वेशन दे देता हूँ। मान लीजिए आपका ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है एक बार। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप सबको आता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हम करेंगे क्या, हम कांस्टेंट को एक साइड करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ। 2x इज इक्वल टू आपका 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2 बचता है। फिर 2x इज इक्वल टू, जब 2 बचता है तो आप इस 2 को भी, कांस्टेंट को भी इस तरफ करते हो तो x इज इक्वल टू 2/2 कट करके आपका आंसर बना जाता है, x इज इक्वल टू 1। सो ये मोस्ट सिंपल क्वेश्चन आ रहा है समझ में, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन आ रहा है समझ में। फिर उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को मूव कराने की कोशिश करते हैं, मतलब थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे 3x/2 + 4x/3 प्लस समथिंग 3x इज इक्वल टू 5 + 7 ऐसे कर देते हैं। तो इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेते हो। तो एलसीएम क्या आ जाता है आपका, एलसीएम आ जाता है आपका 2 3 और 1 का 6, 2 3 जा 3 3 जा 9x हो जाता है आपका, और 3 से 2 जा और ये 8x हो जाता है। 1 3 जा 3 और 1 6 जा 6 3 जा 18x हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 5 7 12, ठीक। जब आप इसे सम करोगे तो 9 8 17 और 17 और 18 35x इज इक्वल टू 12 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे, इस तरफ आ जाएगा ये नंबर। सो x की वैल्यू 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 35 हो जाती है, ठीक है। सो 78/35 आपका आंसर आता है। आप लोग को ये सारी चीजें पता होगी, मैं क्विक रिवीजन के लिए ये सारी चीजें आपके सामने- 72 सर, 72/35। हाँ 72/35, ठीक, 72/35 ये हो गया सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप में जनरली 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहले हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद शिफ्ट कर दिया। पहले वाले में डायरेक्टली शिफ्टिंग ही था, आप 5 को इस तरफ भेज दीजिए और 2 को इस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ 2 स्टेप है। इसके बाद जो टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, वो 3 स्टेप प्रोसेस में होता है। जैसे कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा x/2 + 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x + 3/4 ऐसे दे दिया। सो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हो। मान लो आप 1 नहीं है, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 4 को मल्टीप्लाई करोगे x से 4x हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2x + 3 से, सो ये 4x हो जाएगा। देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर लिया। अब हम करेंगे सिंप्लीफाई, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम करेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में ये 4x आ जाएगा और यहाँ पे मान लीजिए आपका आ जाएगा 6, और ये तो कैंसिल ही हो गया। 4x लो वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, इसे हम 5 कर देते हैं, ठीक है। सो 5 कर देंगे, यहाँ 5x आ जाएगा, ठीक। सो ये हो गया, ठीक। सेकंड स्टेप इन्वॉल्व हो गया, आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप नॉर्मली इसे शिफ्ट कर लोगे। सो 5x - 4x इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। शिफ्टिंग यानी लास्ट स्टेप आपका शिफ्टिंग होता है, जिसपे आंसर आ जाता है। तो देखो एक 1 बाय 1 आपके स्टेप्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज करता चला जाता है इसी के साथ। अब जैसे मान लो इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है, अब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। जैसे x/2 + 3 टाइम्स ऑफ x/3 इज इक्वल टू x + 1/7 + x/3 ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया। सो इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व हो जाता है। 4 स्टेप कैसे, पहले आप इसे इज इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो जब इज इक्वल टू के दोनों साइड सिंगल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ सिंगल नहीं है, एक से ज्यादा। देखो एक फ्रैक्शन यहाँ है, एक फ्रैक्शन यहाँ है, 2 फ्रैक्शन। सो पहले आप इसे सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो। 3 और 2 का एलसीएम लोगे, आ जाएगा 6। 2 से डिवाइड करोगे 3 बार में, 3 को x से मल्टीप्लाई 3x आएगा। इसी तरह से 3 से डिवाइड करोगे 2 बार में, 2 को 3x + 1 से मल्टीप्लाई तो 6x + 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से राइट साइड भी एलसीएम लोगे, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 तो 3 से मल्टीप्लाई 3x + 1, और 3 से जब डिवाइड करोगे 7 बार में, 7 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 7x आ जाएगा। अच्छा, अब ये हो जाएगा 9x + 1/6 इज इक्वल टू 10x + 1/21, ठीक। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें इस तरह से। देखो यहाँ जाएगा आपका 2, यहाँ जाएगा आपका 7। अब देखो, अब दोनों साइड, ये हमने 4th स्टेप अप्लाई कर लिया कि दोनों तरफ सिंगल सिंगल फ्रैक्शन अप्लाई कर, दोनों तरफ सिंगल सिंगल फ्रैक्शन ला दिया, ठीक।
जब दोनों तरफ हमारा सिंगल फ्रैक्शन आ गया 9x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 10x प्लस 1/7 ये आ गया, सो आपको थर्ड स्टेप अप्लाई करना है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 9 जा 63x प्लस 7 1 जा 7 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x प्लस 2 आ जाएगा। अब आप आओगे सेकंड स्टेप पे, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए अब तो कोई सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, ठीक है, तो सेकंड स्टेप ये हो गया। अब आप शिफ्ट करोगे, इसे यहाँ लाओगे, इसे यहाँ लेके जाओगे, सर ये वेरिएबल को एक 6 तरफ को कैसे कट किया आपने? 6 and 6 को 21 अच्छा अच्छा 3 से 6 and 21 कैसे कट किया? हो गया सर, हो गया। सो अब आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 से 20 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 63x माइनस 20x आएगा और 7 को राइट साइड ले जाओगे 2 माइनस 7, इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आपका 43x इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा -5/43। सो यहां तक इतना तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। अगर मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल इस टाइप का आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है, सभी को आता है? यस सर, पहले से आता है। चलो ठीक है। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें आती है। इसमें एक फिफ्थ स्टेप भी प्रोसेस होता है, ठीक है, देखो चलो, जैसे फिफ्थ स्टेप प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे दिया माइनस 2 टाइम्स ऑफ या 4x प्लस 2 4x माइनस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दे दिया। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू सॉल्व करो, x की वैल्यू सॉल्व करके निकालो, देखो क्या आंसर आती है। यहाँ पे एक फिफ्थ स्टेप प्रोसेस भी आता है, 5वां स्टेप भी होता है, चलो मैं बताता हूँ, पहले आप इसे सॉल्व करो, ट्राई करो, फिर बताता हूँ, ठीक। सर रूट -7/2 रूट -7/2 4 x इक्वल टू सर इज इक्वल अंडर रूट -2 आएगा। अंडर रूट -2, चलो चलो देखते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि ये आना चाहिए उस तरह से रूट में, मुझे लग रहा है कि वैल्यू रैशनल नंबर आएगी। चलो चलो मैं बताता हूँ फिफ्थ स्टेप, पहले मैं आपको हाँ चलो मैं फिफ्थ स्टेप आपको अंडर रूट 7/4 चलो मैं फिफ्थ स्टेप अंडर पहले रूट बता 7/2 देता हूँ, मैं आपको फिफ्थ स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। आप कुछ ना कुछ आप लोग इसे एक्सपैंड कर दे रहे होगे, इसे एक्सपैंड कर रहे हो। यस सर सर। सर 8 है या 1/8 होगा? नहीं ये 8 ही है, चलो मैं चेक करता हूँ 1 सेकेंड। 2x प्लस 1 का स्क्वायर, अच्छा देखो यहाँ पे अगर तुम -2 कॉमन ले लो तो क्या यहाँ 2x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा। तो देखो फिफ्थ स्टेप मैं बताता हूँ, फिफ्थ स्टेप बेसिकली कहलाता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके लिए देखो किया क्या जाता है, कुछ टर्म जो रिपीट कर रही होती है ना उसे कुछ मान लिया जाता है। जैसे हमने मान लिया है 2x प्लस 1 को समथिंग मान लिया, लेट सपोज आपका a मान लो, सो a मान लो, या फिर चलो y मान लेते हैं, y हमने y मान लिया, तो अब यहाँ पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन रेड्यूस हो जाएगी, y² माइनस 2y प्लस 8। तो ये सिंपल फॉर्म आ जाता है, ठीक है, रिड्यूस करने के बाद। अब आपको क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करोगे आपको पता है, दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, 4 और 2, मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पे 2 है वहां पे आपको क्या कर देना है, वहां पे 4 माइनस 2 कर देना, ठीक है। तो यहाँ जाएगा आपका y², यहाँ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ y, यहाँ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ y। कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने, ऐड करके लाना है ना, वेट ऐड करके लाना है, ऐड करके, ऐसे नहीं हो सकता। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ माइनस होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ अगर माइनस होता, हाँ अब सही है, यहाँ माइनस होना चाहिए था। तो यहाँ अगर माइनस होता तो ये वैल्यू ऐसे हो जाती, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, तो सब्ट्रैक्ट करके लाना, अब सही हो जाता, ठीक है। -8 इज इक्वल टू 0। सो आप यहाँ y कॉमन ले लेते तो y -4 हो जाता, और 2 कॉमन ले लेते तो y -4 हो जाता, और इज इक्वल टू 0। सो y + 2 और y -4 इज इक्वल टू 0। सो आपकी दो वैल्यू आती,
एक y की Y वैल्यू आ minus जाती है 2 आपकी -2 और एक y की वैल्यू आ जाती है 4। तो plus आप इस 4 y के प्लेस पे एक बार 2 रखते तो आप 2 रखते तो -2 रखते तो एक वैल्यू आपकी x की आ जाती, और इसी के प्लेस पे जब आप एक बार 4 रखते हैं तो x की एक वैल्यू आ जाती। सो खैर इस क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं था, मीनिंग ये था कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जब कोई रिपीट करने एक वाली बार फिर टर्म से हमें मिल जाए सो उसे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी अनदर वेरिएबल से। ठीक है, सर हाँ बताओ। एक बार फिर से समझा दीजिए। चलो ठीक है, एक बात देखो, मैं ये कह रहा था कि जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया 2x+1 है, 2x+1 का स्क्वायर है माइनस 4 टाइम्स ऑफ x -2 माइनस आपका 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है, तो एक तरीका तो ये कि एक्सपैंड कर लें, एक्सपैंड करके सॉल्व कर ले। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपैंड करने जाएंगे ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, मैं आपको बताऊंगा ऐसे सिचुएशंस होती हैं। सो करना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ रिपीट करने वाली टर्म है जो मिल रही है। 2 मान लिया आपने, कॉमन ले लिया तो 2x+1 आ गया। ठीक है, -8 इज इक्वल टू 0। सो करना क्या होगा, जो टर्म रिपीट कर रही है ना उसे कुछ मान लेना होगा। जैसे हमने मान लिया 2x+1 इज इक्वल टू y, हमने y मान लिया, तो यहाँ क्या होगा, y स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ y -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मिड पॉइंट स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, दो नंबर मन में सोचो जिनको प्रोडक्ट करने पर 8 आए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, और सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस है ना तो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो दो नंबर जिनको प्रोडक्ट करने पर 8, दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2, तो वो कौन से हो जाएंगे, 4 और 2, 4 2 जा 8, 4 - 2 2। ठीक है, सो जहां पे आपका 2 है वहां पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे 4 - 2 से। ठीक, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ y प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0। सो आप यहाँ y कॉमन लोगे, y -4 आएगा, आप यहाँ 2 कॉमन लोगे, y -4 आएगा इज इक्वल टू 0। अब आप इसे y प्लस 2 फैक्टराइजेशन, जैसे फैक्टराइजेशन हो गया करते सर, थे आ क्लास गया। 8 में, हाँ, तो आपकी दो वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आ जाएगी -2, सो 2x+1 इज इक्वल टू -2, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 - 1, एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2, एक वैल्यू ये आएगी, एंड 2x+1 इज इक्वल टू आपका 4 है, सो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगी 3/2, जब आप 4 यूज करोगे, ये वैल्यू जब यूज करोगे 4। ठीक है, ये फिफ्थ स्टेप है, जनरली ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ से आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ओवर होता है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का एक बेसिक ओवर होता है। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे। ठीक है, 2 वेरिएबल, सो 2 वेरिएबल में देखो हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने होते हैं। पहला, इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, वेरियस टाइप की आपके पास इक्वेशन दी जाएगी, आप उसे सॉल्व करेंगे। सेकंड, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब सॉल्यूशन कंसिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे यानी एक सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, या फिर इनफाइनाइट के बाद यूनिक आएगा, इनफाइनाइट आएगा, या फिर नो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ये सेकंड टाइप होता है, सेकंड टाइप चीज में ये डिस्कस करते हैं। और थर्ड हम डिस्कस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक, वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम में कौन कौन सी होती हैं, 2 डिजिट प्रॉब्लम, 2 डिजिट प्रॉब्लम, एज की प्रॉब्लम, स्पीड की प्रॉब्लम। जनरली बोर्ड में ये तीन चीजें जरूरत होती है। जब हम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं तो हमें टाइम एंड वर्क भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो तुम लोग, क्या हुआ, आलमा आवाज नहीं आ रही आपकी, आलमा आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलो ये देखो, सब्स्टिट्यूशन, एक मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन है, एक मेथड एलिमिनेशन है। ठीक है, एलिमिनेशन, जिसमें से आपका एलिमिनेशन मोर इंपॉर्टेंट है। ठीक, एलिमिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, बाकी ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आ रहा है समझ में, क्लियर है। चलो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम एलिमिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो एलिमिनेशन का फिक्स रूल है, एलिमिनेशन का फिक्स रूल है, देखो ऐसे कि आपकी इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस टाइप की आपकी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल, जिसमें आपके दोनों वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y, और कांस्टेंट कौन कौन से हैं, एक कांस्टेंट है आपका a1 b1 c1, a2 b2 c2। सो इसे करते कैसे हैं,
3 स्टेप प्रोसेस होता है जनरल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, एक वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे दैट इज टारगेट वेरिएबल, और दूसरा कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, उसके कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, एंड थर्ड साइन को अपोजिट, साइन अपोजिट, साइन अपोजिट। ये 3 स्टेप करेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा कि अभी हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 14 एंड 9x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दे दिया 9x प्लस वाई इज इक्वल टू दे दिया 20। ये आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप है किसी एक वेरिएबल को सेलेक्ट करना। तो लेट सपोज हमने सेलेक्ट कर लिया y को, ठीक है। सो y को सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, y का ही कोफिशिएंट सेम करेंगे, ठीक है। सो y का कोफिशिएंट हमें दोनों इक्वेशन में सेम करना है। जैसे मान लीजिए ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 लाना है। अब नीचे 4 लाने के लिए हम पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर। सो इक्वेशन सेकंड कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से, देखो 36x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। आ समझ में, 80 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। एंड आपकी अबव इक्वेशन एज इट इज रहेगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। देन आप क्या करोगे, जब आपका कोफिशिएंट सेम हो गया, जो आपने टारगेट वेरिएबल किया था उसका जब कोफिशिएंट सेम कर दिया, फिर आप साइन को अपोजिट कर दोगे। तो हम साइन को अपोजिट कर देते हैं। साइन अपोजिट करने के लिए पूरे इक्वेशन की साइन चेंज कर देंगे। चेंज कर दिया, अब आप ऐड कर दो इसे। लास्ट स्टेप में क्या है कि आप ऐड कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने से देखो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम एलिमिनेशन है। एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 33x, और यहाँ देखो 80 में से 14 माइनस करोगे तो आपका आएगा 66। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 अपॉन 33, कट करोगे तो 2। और लास्ट में जब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी या किसी भी एक वेरिएबल की आ जाएगी, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें पुट कर दोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे। सो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 14। सो 4y की वैल्यू क्या आएगी, 14 माइनस 6 दैट इज 8, एंड सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन 3 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले एक वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड उसका कोफिशिएंट सेम करेंगे, और थर्ड उसकी साइन अपोजिट करेंगे। साइन अपोजिट करने के बाद ऐड कर देंगे। ऐड करते ही एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। और अगर दूसरा वेरिएबल आंसर आपका आ गया, दूसरा वेरिएबल आपने आंसर लाया, ठीक है, सो आपको क्या करना है, वेरिएबल का आंसर आते ही किसी भी एक इक्वेशन में ले जाके पुट कर देना, ठीक है। सो बिल्कुल इस ऐसे 3 स्टेप प्रोसेस में ये सॉल्व हो जाता है। अब क्या एंट्रेंस में आपका एलिमिनेशन आएगा, नो, एंट्रेंस में एलिमिनेशन नहीं आता। आ रहा है समझ में, एलिमिनेशन के एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा सिंपल क्वेश्चन दे देगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 14 की चलो सॉल्व करो, नहीं। आ रहा है समझ में, इसके टाइप्स आते हैं, वेरियस टाइप के क्वेश्चन, तो वो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो उससे पहले हम डिस्कस करें, आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उस पर। सो आपका क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये आपका पहला इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लो। किसी एक वेरिएबल को टारगेट वेरिएबल मानना है, उसका कोफिशिएंट सेम करना है, कोफिशिएंट सेम करने के बाद इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इससे ज्यादा अब बस हम एक ही क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन पे, ठीक है। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। आमिना, Sir, आपने तो ये x पहले is भी equal पढ़ to रखा था, 5, y is equal to 1. x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1। इमरान, आप भी थे जब ये पहले की क्लासेस हुई थी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की? Yes sir. सर लास्ट क्लास ली थी मैंने एक। अच्छा, आमिना आप तो पूरी क्लास में थी। हुजैफा आपने भी थी, आप यस भी सर। थे। रजा आप भी थे। अनस, सर x की वैल्यू 46 प्लस 17 है। चलो ठीक है, देखते हैं।
ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, चेक कर लेते हैं। हमने हमने टारगेट वेरिएबल किसको माना? लेट सपोज हमने y को अपना टारगेट वेरिएबल मान लिया, तो y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो अगर 3 और 2 है तो हम करेंगे क्या, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले में 3 से, कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन में, तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 14। इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 14x माइनस 6y इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। किसी एक इक्वेशन के, देखो अब कोफिशिएंट तो सेम हो गया, थर्ड स्टेप था कि साइंस अपोजिट कर। 21 होगा ना सर, 21 हाँ ये होगा। 21 होगा, ये 21 होगा। तो कोई बात नहीं, साइन को चेंज करना है ना, साइन को चेंज कर दो। देखो ये माइनस कर दो, ये पॉजिटिव कर दो, ये क्या कर दो, नेगेटिव। ठीक है, साइन अपोजिट कर दो। अब उसके बाद इसे सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। ऐड करते ही एक वेरिएबल एलिमिनेट, और यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे 21 माइनस 4, तो यहाँ पे बचेगा माइनस टाइम्स ऑफ 17x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 60 माइनस 54, दैट इज इक्वल टू -46। माइनस 46। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आएगी 46 अपॉन 17। ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेट सपोज हमने यहाँ पुट कर दी 2 इंटू 46 बाई 17 माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो 2 इंटू 46 आपका होगा कितना 92 अपॉन 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 3y। तो देखो मैंने इसको इस तरफ कर दिया और इसे इस तरफ कर दिया। ठीक है, सो अब आप यहाँ एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 92 माइनस 7 इंटू 17 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू 3y। सो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको बस 3 को राइट साइड शिफ्ट करना, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा। 92 माइनस 17 इंटू 7 9 और 11। ठीक है, 119, 7 7 जा 49, 9 हो जाएगा 4, 7 1 जा 7, 4 11। ठीक है, अपॉन 17 इंटू 3, ये आंसर आएगा। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 119 में से 92। सो 119 में से अगर आप 90 सब्ट्रैक्ट करते हैं सो आपका आंसर आता है आई थिंक 29। 29 में से 2 और सब्ट्रैक्ट कर दें तो 27 बन जाता है। करेक्ट, करेक्ट है ये। यस और 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, तो माइनस 9 अपॉन 17 आएगा। सर बताओ। सर ये जो आपने मल्टीप्लाई करा था कहाँ पे ये? सर नहीं, ये 92 के बराबर में, ये 119। हाँ 119, 17 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 9 कैरी आया 4, 7 अच्छा 1 जा सर, वो 4। हमें लगा वो 3 था सर, वो मेरा 3 था। चलो चलो ठीक है, अब आ गया ये 9 अपॉन 17। ठीक है, क्लियर है। ठीक, ये एलिमिनेशन होता। अब आते हैं इसके टाइप पे, जो आपको टाइप देखने को मिलता है वेरियस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, वन बाय वन उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहले टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63 एंड 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15। ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सर इसमें एक बार ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल वही है। सो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, अगर आप इसमें नॉर्मल एलिमिनेशन अप्लाई करने की कोशिश करो तो आप क्या करोगे, कोफिशिएंट को सेम करना है तो इसमें 31 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 47 से मल्टीप्लाई करो, और इससे नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। सो इसके कुछ फिक्स टाइप के मेथड है, वही अप्लाई करना है। इसे पहले हम रेड्यूस करते हैं। रेड्यूस हमने पढ़ा था ना, 5th स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करो जिसमें वो सॉल्व हो जाए। याद करो 2x प्लस 1 का स्क्वायर था माइनस 2x, 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 था, तो हमने इसे कुछ मान लिया था वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8। सो ये जो स्टेप होता है ना, इस स्टेप को बोलते हैं रिडक्शन, यानी क्वेश्चन को रिड्यूस करना। ठीक है, किसी अनदर फॉर्म में जिसमें वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। सो इसको रिड्यूस करने के तरीके हैं। तरीका क्या है
कि पहले आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। एक बार आप ऐड करोगे देखो ये 47 और ये ऐड होगा तो 78x आ जाएगा, और यहाँ पे जब ऐड करोगे तो 78y आ जाएगा, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 78 आ जाएगा। तो 78 आप कॉमन ले सकते हो। सो आपका इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा 78/78, यानी कट के आंसर आ जाएगा 1। यहाँ से आप कॉमन लेके लेफ्ट साइड भेज दो, राइट साइड भेज दो। सो आपका आंसर आ जाएगा x + y = 1। देखो कितनी आसानी से, कितनी छोटी सी इक्वेशन में रिड्यूस हो गया। कब? जब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। इसी तरह से अब आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भाई साइन अपोजिट करना पड़ता है, तो हमने साइन अपोजिट कर दिया। लो, साइन अपोजिट कर दिया दोनों का। अब सब्ट्रैक्ट करो। सो 47 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 16x, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे -16y, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 63 - 15। सो ये आपका बचेगा 48। सो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो x - y = 48/16 यानी 3 आएगा। ये 16 कॉमन लेके राइट साइड शिफ्ट कर दो तो इस कट के 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये भी कितनी सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब आप इसमें एलिमिनेशन अप्लाई कर लो, x + 1 पे, x - 1 पे। सो एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट में बिल्कुल प्रिपेयर है। देखो x + 1 = 1, x - y = 3। सो आप देखोगे y का कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है ऑलरेडी, तो आपको बस एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए सिंपली ऐड करना है। तो ऐड करते ही एलिमिनेट हो जाएगा, 2x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जब आपकी x की वैल्यू 2 आ गई, आप ऊपर ले जाके पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आएगी आपकी -1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कब हुआ? ये क्वेश्चन देखो बाद में सॉल्व किया गया। पहले हम इस क्वेश्चन को रेड्यूस किया उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, यानी थोड़े छोटे कोफिशिएंट के फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, बोलो। यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ले लो। क्वेश्चन आप लोग कर लें जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 217x 131y = 913 and 131x + 217y = 827। ठीक है, इसका आंसर सर प्लस में आएगा। सही है, प्लस में आएगा। कितना आएगा ये नहीं पता। चलो सॉल्व करो, भी आ जाएगा। ठीक है, सर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। करेक्ट करेक्ट यस करेक्ट। सर। चलो ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, देखो सबका आ गया। आमिना आंसर आया। आब्दीन, इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नहीं बन रही। बन गई है। अच्छा चलो सॉल्व करो। रेहान, बना रहे सर, 1 मिनट। आलिया, सैफा, यस सर। आंसर आया। लाइबा, फातिमा, साजिद, सहजील, ताहिरा, फिरदौस, ओके। 217x
प्लस 131y। x 2 y equal to 3। ओके चलो चेक करते हैं, ठीक है। 3 आया सर, 131x प्लस x का वैल्यू 3। 217y। ओके चेक करते हैं, 827, ठीक है, ये है आपका। सो आप क्या करोगे, एक बार आप इसे ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 348x। और सिमिलरली यहाँ 348y, और सिमिलरली आप यहाँ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 83730, कैरी आएगा यहाँ 1, ये हो जाएगा 49817, ठीक है। तो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1740 डिवाइड बाई 348, ठीक है। सो ये 5 टाइम्स में, मेरे ख्याल से ये 5 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, ठीक है। सो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, एक सिंपल इक्वेशन ही आ जाएगा। देन अदर सिंपल इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल ये है कि साइन को अपोजिट करना पड़ेगा। तो साइन यहाँ अपोजिट करते हैं, तो 7 में से 1 जाएगा तो फिर ये बचेगा कितना, 6। 21 माइनस 1 माइनस 3 आपका 8 बच जाएगा, ठीक है, 83x, और ये माइनस 83y, 83y, ठीक है। वेट, सर 86y। हाँ वही 86y, ठीक है। 1 आएगा सर कट के। 83x 86x माइनस 86y इज इक्वल टू, यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपका 86 ही आएगा। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो दो इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो आपका आंसर क्या आएगा, दो बार आप इसे ऐड, एक बार इसे एक बार और ऐड कर दो, तो 2x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 3, और x की वैल्यू जब 3 आप पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज द आंसर। ये आपका फर्स्ट टाइप का एलिमिनेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आप सेकंड टाइप देख लो। सेकंड टाइप ये है कि आपको जो आपका ये दे रखा है वेरिएबल को चेंज कर दिया। अब ये तो कोफिशिएंट के साथ था, वेरिएबल चेंज कर दिया जाए। वेरिएबल जैसे आपको न्यूमरेटर में दिए, नॉर्मल फॉर्मेट ये है ax प्लस by इज इक्वल टू c, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्मेट है जिसमें वेरिएबल आपका ऊपर है, ठीक है, और x और y के फॉर्म में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए a बाई एक्स प्लस b बाई वाई इज इक्वल टू समथिंग सी, ऐसे दे दिया जाए। सो ये इस इक्वेशन में पहले x को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 3 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 7, और इसी तरह से 5 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 9। ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपको इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम फिर से क्वेश्चन को रेड्यूस करते हैं। और रेड्यूस कैसे करते हैं, हम कहते हैं क्वेश्चन को हम रेड्यूस करेंगे और उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जिस फॉर्म में हमने एलिमिनेशन लगाना सीखा है, यानी जिस फॉर्म में हमने सॉल्व करना सीखा है, जिसपे हमारा वेरिएबल ऊपर होता था। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स को कुछ मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया 1 बाई एक्स को समथिंग a, और 1 बाई वाई को भी इसी तरह से मान लेंगे, कुछ मान लिया b। तो 1 बाई एक्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ a, क्योंकि 1 बाई एक्स आपने रिमूव कर दिया। 5 टाइम्स ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 6। अब आप इसमें एलिमिनेशन अप्लाई करोगे, ठीक है। एलिमिनेशन अप्लाई करोगे, सो आपको पता है एलिमिनेशन अप्लाई करने से क्या होगा, b और b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 8a इज इक्वल टू, जब इसे आप ऐड करोगे तो 16 आएगा। सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 2 आएगी, और a की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 2 पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। सो आपने 1 बाई एक्स की वैल्यू को a माना था जिसकी वैल्यू 2 आई। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, आप इसे रिवर्स कर दो, x को ऊपर लेके जाओ तो यहाँ से 1 ऊपर चला जाएगा। सो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू 1/2। इसी तरह से आपने 1 बाई वाई की वैल्यू को b माना था जिसकी वैल्यू 1 आई। सो 1 बाई वाई की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब y क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। इसे भी रिवर्स करो, ऊपर लेके जाओ। सो इसका भी जो डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर जाके 1 ही बनता है। सो इस तरह से आंसर आता है। पहले हमने क्या किया, देखो पहले हमने रेड्यूस किया क्वेश्चन को, रेड्यूस करके उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जिस फॉर्म में हमने सॉल्व करना सीखा है, ठीक है, आया समझ में। तो इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाओ। मान लीजिए आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, 5 बाई एक्स माइनस 3 बाई वाई इज इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन है आपका
3/2x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 5 इसे आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है। सो अगेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये वेरिएबल में है, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे एलिमिनेट किया था वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को पहले रेड्यूस करना है, देन एलिमिनेशन अप्लाई करना है। ठीक, सॉल्व करो, आंसर बताओ। सर इसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा। नहीं आना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, गलत बात है ये, प्लस माइनस दोनों में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सर x इजिकल्स टू 1/2, y इजिकल्स टू 1/3। चलो चेक करते हैं। सर x इज इक्वल टू 1/2। x इज इक्वल टू 1/2, ओके। जिनका हो गया फर्स्ट पार्ट वो सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है। चलो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया, 1/x को कुछ एज्यूम कर लिया, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई 5u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। यहाँ भी वही करेंगे, बेसिकली मैं a ले लेता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा, a और b। सो यहाँ पे भी हमने वही किया, 1/x को कुछ a मान लिया और 1/y को मान लिया b, ठीक है। तो ये 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 5। ये दो पार्ट आ जाएंगे, ठीक। देखो इसे और आप चाहो तो एलसीएम लेके सही कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को भी ऊपर कर सकते हो, तो 6 आ जाएगा। एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे 9a बन जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ b बन जाएगा, इधर 5 है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो आपकी रेड्यूस इक्वेशन जो मिलेगी ना बाद में, वो ये होगी 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी आएगी 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 30। अब आपको कोएफिशिएंट को सेम करना है, देन आपको सॉल्व करना है, तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, y कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। देखो 20 टाइम्स ऑफ a माइनस 12 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 4, और नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 टाइम्स ऑफ a प्लस 12 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 90, और जब आप इसे ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 47a इज इक्वल टू 94 एंड a इज इक्वल टू 94/47 दैट इज इक्वल टू 2। सो a की वैल्यू 2 आ गई। अब 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, लेट्स सपोज हमने यहाँ पुट कर दिया, सो 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू b इज इक्वल टू 1, सो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 3b, यानी 9 इज इक्वल टू 3b, सो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। जब आप 3 को राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो 3 हो जाएगा। सो अगेन आपका 1/x था a जिसकी वैल्यू 2 आई है, 2/1 यानी, सो x अपॉन 1 कर दो अगर आप इसे, तो ये आ जाएगा 1/2, यानी x की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से b आपका 3 आया है जो कि 1/y आया है, जो कि आपका b है, 1/y जो कि आपका b वो 3 है, तो y की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। चलो ठीक है, ये आ गया सर सेकंड क्या बताया? सेकंड का बताओ आंसर।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ब्रैकेट में x 6 है और y 4 है। x 6 y 4। चलो चेक करते हैं, ठीक है। वैसे ये रॉन्ग है क्योंकि 6 + 4 आपका 10 हो जाएगा, डिवाइड करोगे यहाँ 4 आ जाएगा, 6 - 4 2 आएगा, 2 से 2 1 आ जाएगा। सो 4 + 1 5 आना चाहिए, यहाँ 2 दे रखा है, तो यहाँ पे एक रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया सबको? बोलो अबू जर। जी सर। सर सही है, वो क्वेश्चन गलत डाल लिया था हमने, अच्छा, रिहान। सेकंड वाला। यस सर। ओके, आलिया, Yes, अफनान। sir. यस सर, हो गया। सेकंड वाला आंसर आया अफनान? अशरफ, गुफरान, सेकंड आंसर आया? सर x 306/16 आ रहा है। 306/15। 306 डिवाइडेड बाय 16। ओके, मतलब कैंसिल नहीं हुआ, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आई? चलो सर चेक करते हैं। कैंसिल किया नहीं। चलो ठीक है, चेक करते हैं। इमरान, यस सर, अभी आंसर? कोई चलो ठीक है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो तो आपका क्वेश्चन है 42 वन सेकेंड। चलो ये देखो, आपका क्वेश्चन ये था ना, 40/x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 2। ये एक पार्ट था। देन 25/x + y, देन माइनस x - y इज इक्वल टू समथिंग 1। ये वैल्यू क्या थी? 25 - 3, ठीक है। 25 - 3 ये था। सो यहाँ पे देखो, पूरा 1/x + y कंप्लीट, इस पूरे को मान लेंगे समथिंग कुछ a मान लेंगे, क्योंकि पूरे x + y की वजह से ही प्रॉब्लम है, ये पूरा डिनोमिनेटर में। इस पूरे को कुछ मान लेंगे 1/, ठीक है। और 1/x - y को कंप्लीटली एज्यूम कर लेंगे समथिंग b। तो ये आपका इक्वेशन रेडी हो जाएगा 40a + 2b इज इक्वल टू 2। और यहाँ आ जाएगा आपका 25a - 3b इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1/1/x - y के प्लेस पे b आ गया ना, तो ये 3b हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 2 से, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 2 पे। सो y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। 120a + 6b इज इक्वल टू 6। और यहाँ आ जाएगा आपका 50a - 6b इज इक्वल टू 2। सो अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 170a इज इक्वल टू 8, यानी a इज इक्वल टू 8/170। a आया आपका, यानी 4/70, 4 आपका ये हो जाएगा 85, 4/85। यही आया आंसर? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये तो a आ गया, अब हमें b कैलकुलेट करना है। तो b कैलकुलेट करने के नहीं किसी सर। एक वेरिएबल, किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर लें। लेट सपोज हमने यूज कर लिया 25 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। 4/85 - 3b इज इक्वल टू 1। सो
5 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा आपका 20/17 -1 इज इक्वल टू 3b। इसको इस तरफ और इसे इस तरफ, ठीक है। सो आप एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20 - 17/17 इज इक्वल टू 3b, यानी ये आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3/17। सो 3 से भी 3 कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/17, ठीक है। सो अब आप a को चेक करो, देखो a 1/x + a की वैल्यू a थी और a की वैल्यू आई है 4/85। सो x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसे रिवर्स कर रहे हो तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, 85/4 हो जाएगी। और 1/x - y की वैल्यू आपकी b थी, देखो b थी, ठीक है। सो b के प्लेस पे 1/117 रख दो, तो इसे सॉल्व करोगे x - y इक्वल टू आपका 17 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आप इसे ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2x की वैल्यू 17 + 85/4 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 4 17 4 जा कितना होता है बताओ, 34 और 34 68 + 85, ठीक है। देन आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 68 + 85 8 5 13 3 6 और 8 14 1 15 153/8, ये आंसर आएगा आपका x की वैल्यू। यही आया है, यही आया है आंसर। सर जहाँ पर 1/x + y इक्वल टू 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, आप इसकी बात कर रही है ना, यहाँ पे ये जो 44 है, यस सर, यस सर। इस हाँ बिल्कुल आप 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से भी, और ये उसके बाद यहाँ भी मल्टीप्लाई हाँ करके सर। फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे भी आ गया आंसर, यहाँ कट करना आसान होता है ना, डायरेक्टली कट जाता है, इसलिए मैंने कर दिया, फिर आपको फ्रैक्शन ही तो ऐड ठीक है। करना है, ठीक है, ठीक है। सो x की ये वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर लेंगे। देखिए मेन मोटो ये है कि आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ये अगर कन्वर्ट करना आ गया तो आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आ गया, ठीक है, ठीक है। सो ये था आपका कुछ अभी जो हमने अभी आपको डिस्कस किया, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पढ़े, अभी और भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, कुछ टाइम तो लगता ही है, लेकिन काफी सारी प्रॉब्लम हमने अभी देख ली, ठीक है। और भी देखो मैं बताता हूँ, जैसे देखो एक टॉपिक जो आपका है, इसके बाद अभी हम लोग इसमें बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना। एक जो टॉपिक इसके बाद है आपका कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी का मतलब देख लो, कंसिस्टेंसी का मतलब कब सॉल्यूशन कंसिस्ट कर रहा है कब नहीं। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख देता हूं, देखो सॉल्यूशन को पहले इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे कि a1x + a2y a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x + b2y इज इक्वल टू c2। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि अगर कोई क्वेश्चन इसको इस फॉर्म में नहीं दे रखा है तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। अब उसके बाद कंसिस्टेंसी में 3 पार्ट आते हैं, ठीक है, 3 पार्ट। मैं इसे बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम की भी कमी है और दूसरा इन लोग का यूपी बोर्ड का एग्जाम भी है, तो मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सो हम ये देखते हैं कि भाई देखो अगर ये a1 और a2 का जो रेशियो है b1 और b2 के रेशियो के साथ और c1 और c2 के रेशियो के साथ, अगर ये रेशियो बराबर आ जाए ना, तो जो इक्वेशन होती है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इक्वेशन के बीच में कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये दोनों लाइन सेम होती है, लाइन क्या हो जाती है सेम। अगर इसको ग्राफ पे तुम ड्रॉ करो ना, ग्राफ पेपर पे, तो 2 लाइन बनती है, एक इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन, इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन, और दोनों लाइन सेम हो जाती है, सेम लाइन बनती है, ठीक है, यानी लाइन कोइंसाइड करती है, हम ये बोलेंगे एक ही लाइन पे दोनों लाइन आ जाती है, ठीक है। और अगर आपका a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के तो बराबर है ना, क्लास 9th में आता है, अब आ भी सकता है, कोई सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, ग्राफ के पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करते हैं, क्लास 9th का पार्ट है। नहीं इन आपके एंट्रेंस में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन एंट्रेंस में ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और अगर आपकी इस टाइप की सिचुएशन होती है कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो आपका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है।
और नो सॉल्यूशन के केस में लाइंस कैसी होती हैं, जो अगर आप Parallel. दोनों लाइन का, हाँ पैरेलल लाइन बनती है, ऐसे लाइन पैरेलल होती है, अभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल लाइन बनती है। ठीक है, और अगर आपका a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं निकला, ठीक है, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तीसरे वाले की हमें परवाह ही नहीं करनी है कि ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है या नहीं, इसकी टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक है, हमें बस अगर हमने a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं निकला तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन के बीच में क्या होता है, लाइन आपस में कट Intersecting. करती है, एक पॉइंट पे कट करती है, और जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यही सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जो हम सॉल्व करके निकालते हैं, यही सॉल्यूशन होता है। ये 3 पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए। और जब देखो, जैसे मान लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो है ना, यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना, इन दोनों केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं इक्वेशन कंसिस्ट कर रही है, इक्वेशन कंसिस्ट कर रही है। सर बिना फॉर्मूले का नहीं निकाल सकते, कोई ट्रिक है बिल्कुल क्या? निकाल सकते हैं, हमने बताया भी था तुम लोग को बिना फॉर्मूले का, हमने तो बिना फॉर्मूले का ही बताया था जब लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। क्यों हुजैफा? यस सर। चलो, बिना फार्मूले के तो भी पढ़ा था लास्ट टाइम पे। चलो अभी बता देते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो नो सॉल्यूशन के केस में इक्वेशन इनकंसिस्टेंस होती है, इनकंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंस। तो ये कुछ टर्म है आपके, नॉट कंसिस्टेंस, नॉट कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस बोल दो या नॉट कंसिस्टेंस बोल दो। नो सॉल्यूशन आएगा तो नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया या यूनिक सॉल्यूशन आया तो सॉल्यूशन कंसिस्ट करेगी। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो देखो, इतना नोट कर लो, फिर मैं इसे रिमूव करके बताता हूं। ठीक है, हो गया, इसे रिमूव कर दें। यस सर। ओके, चलो देखो, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अच्छा मैं आपसे कहूं कि दो नंबर है हमारे पास x और y, और x और y को ऐड करने पर 5 आ रहा है, और x और y को ऐड करने पर 7 आ रहा है, तो बताओ ये चीज पॉसिबल है या नहीं है? भाई x और y को ऐड करके या तो 5 ही आ सकता है या तो 7 आएगा, दोनों कैसे आ सकता है? आ रहा है समझ में? नहीं आया समझ में? तो अगर इस टाइप से मैंने दो इक्वेशन दे दी ना, दो इक्वेशन, तो ये नॉट कंसिस्टेंट होगी, यानी नॉट कंसिस्टेंस, यानी नॉट कंसिस्टेंस बोल सकते हैं, या No फिर बोल सकते हैं solution. इनकंसिस्टेंस, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंस, यस सर, पैरेलल लाइन। नो सॉल्यूशन होगी, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा और पैरेलल लाइन। हमें आइडिया कैसे लगा? ऐसे ही सोचो ना, नॉर्मली भी सोचो कि दो वेरिएबल को ऐड कर कर 5 आ रहा है और दो वेरिएबल को ऐड करके 7 आ रहा है, सेम वेरिएबल को। ये कैसे हो सकता है भाई? दोनों को ऐड करके एक ही चीज होगी, या तो 5 आएगा या तो 7 आएगा। आ रहा है समझ में? तो इस केस में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब एक चीज और देखो, याद है आप लोग को x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 2 होता था और मैंने आपसे कह दिया कि भाई ऐसा करो, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो इक्वेशन सेम रह जाती थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशन सेम ही इक्वेशन तो है, यस तो सेम ही इक्वेशन है अगर, तो ये इक्वेशन इसी इक्वेशन से डिराइव हुई है ना। तो सेम इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सेम ग्राफ, और सेम ग्राफ का मतलब क्या होता है? सेम ग्राफ का मतलब सेम लाइन, और सेम लाइन का मतलब क्या होता है? सेम लाइन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में? मतलब ऐसे देखो, मान लो आपको ऐसे कोई इक्वेशन दे दे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन दे दे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। बताओ इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होंगे? तो हम कहेंगे देखो, ये जो आपकी पहली वाली इक्वेशन है ना, जैसे ही आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हो नीचे वाली आ जाती है। ठीक है, तो भाई पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने पे नीचे वाली आ रही है, तो ये दोनों दो इक्वेशन नहीं हुई, ये दोनों सेम इक्वेशन। आ रहा है समझ में? ये सेम इक्वेशन ग्राफ पे जब तुम प्लॉट करोगे तो सेम लाइन बनेगी, एक ही लाइन बनेगी, एक ही लाइन पे दोनों आ जाएंगे।
और अगर एक ही लाइन पे दोनों आ जाएंगे तो फिर कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या तुम्हें देख के नहीं पता चल सका कि ये कब नो सॉल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा? बिल्कुल। अगर देखो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम हो लेकिन c वाला अलग हो तो फिर नो सॉल्यूशन। x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो, z के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों प्रोपोर्शनल। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, यानी कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल है। हम बोलते हैं कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल है। देखो 2, 3, 5 जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके? 4, 6 और 10 के। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, या किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। अगर तो इस बट्टे में रहेगा सिचुएशन में क्या चलेगा? हाँ? बट्टे में रहेगा तो कैसे पता चलेगा? नहीं तो आप इसे ऐसे कर लो ना, फैक्टराइज कर लो, जैसे थोड़ा सा मान लो, नहीं तो डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे देखो 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 7। और मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लेते हैं 4/3x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 7/6। आपसे ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है? यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे ना, अगर इस टाइम में हो तो कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है? इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या कितना आ जाएगा, अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/2 आ जाएगा ना, 7/2। अब बताओ सिंप्लीफाई करने के बाद लग नहीं रहा है कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी? देखो तो ये पता चल नहीं जाता है। आएगी, हाँ आ जाएगी। नहीं आएगी, वाई डिफरेंट है। अच्छा ये डिफरेंट हो गया। वेट अच्छा मैंने 6 रखना था यहाँ पे एक्चुअली में 3/2 आता, 3/2 आता, ऐसे आता, यहाँ 3/2 रखना था मुझे, ठीक है? 3/2 रखता तो अब आप एलसीएम लेते तब आ जाता। चलो मैं बता देता हूँ, ये था एक्चुअली में 4/3x प्लस 3/2y इज इक्वल टू, ये मिस्टेक हो गई, 4/2y इज इक्वल टू 7/6 ऐसे था, ठीक है? अब आप इसे पहले एलसीएम लेते तो 6 होता, 6 को राइट साइड भेजना पड़ता तो ये इक्वेशन ऐसे बनती 4x प्लस 9y, वेट इसे फिर से लिख दे रहा हूँ, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 6। मैंने फिर 6 से डिवाइड किया, ये हो गया 4/3x, और जब 6 से डिवाइड किया तो ये 3/2y, ये 7 था ना, और जब 6 से डिवाइड किया तो ये 7/6 आ गया। अब ये इक्वेशन है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 3 से हो जाएगा आपका 12, 3 2 और 2 4 जा 8x हो जाएगा, और 2 से जब डिवाइड करोगे यहाँ 3 बार में 3 3 जा 9y हो जाएगा, यहाँ 7/6 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया और 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 7 आएगा। तो देखो सेम इक्वेशन हो गई जैसे आपकी ऊपर वाली थी, तो दोनों इक्वेशन ही सेम, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ना, ठीक है? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एंट्रेंस में, एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, जैसे ऐसे आ जाता है 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 7, ठीक है? और आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि भाई 16x प्लस k टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 14 है, और ये बताओ कि k की हम क्या वैल्यू रख दें कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि भाई देखो k की जो भी वैल्यू होगी ऐसी वैल्यू होगी कि ये प्रोपोर्शनल हो जाए, सारे के सारे प्रोपोर्शनल हो जाए। देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आ रहा है, 7 से मल्टीप्लाई करने पर, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो k आएगा। सो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18। तो ऐसे देख के डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता कि k की क्या वैल्यू हो कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन को आपको आइडिया है, यूनिक सोल्यूशन में इन दोनों का रेशियो बराबर होना ही नहीं चाहिए, यानी 8/16 की वैल्यू 9/k के बराबर कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक ही चांस है जब ये दोनों बराबर होंगे, जब k की वैल्यू 18 होगी तभी दोनों बराबर हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? जब k की वैल्यू 18 हो, k की वैल्यू 18 पे दोनों बराबर हो सकते हैं ना। आप इसे नॉर्मली सॉल्व करोगे, आप कहोगे k टाइम्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 9 डज नॉट इक्वल टू, है ना, तो डज नॉट ही रहेगा। सो k डज नॉट इक्वल टू 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 8, 8 से कट करोगे 2 यानी 18। सो आप कहोगे देखो अब जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए k डज नॉट इक्वल टू 18 इज द सॉल्यूशन, यानी k की वैल्यू 18 मत लेना, बाकी कुछ भी ले लो, बाकी 17 ले लो, 15 ले लो, 13 ले लो, 12 ले लो, सब में यूनिक सॉल्यूशन आएगा 18 को छोड़कर, 18 पे इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये?
क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आई, कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनकंसिस्टेंस होगा, कब नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसमें मैं और क्वेश्चंस आपको दे देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी पे इतना ही आता है, एंट्रेंस में भी इतना आता है। ठीक है, और चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं फिर। ओ, चलो मैं दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं टोटल। फर्स्ट आपका है के एक्स प्लस टू वाई, के एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5, एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, देन सेकेंड है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देन थर्ड है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 एंड kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15। ये 3 इक्वेशंस हैं। इन सारे इक्वेशंस में आपको ये बता रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सच दैट सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, कि k की क्या वैल्यू हो सच दैट सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही ना हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सच दैट सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सो आप इसे सॉल्व करें। देखो नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट बराबर हो। ठीक है, लेकिन सर के आपका डज c नॉट वाला इक्वल टू 3/2 पहले चलो का। मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पे k की वैल्यू आएगी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखेंगे ना, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन ऐसी होती है। देखो x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ k है, यहाँ पे 3 है, और y का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 2 है और -4 है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और इसके बाद c वाला बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 5/10। तो देखो है भी, इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, इसकी वैल्यू -1/2 आ रही है, तो बराबर नहीं है, इसका हमें टेंशन ही नहीं लेना, बराबर नहीं है। नो सॉल्यूशन के लिए होता है। देखो ये -1/2 आ रही थी, ये 1/2 आ रही थी, तो कहाँ पे ये बराबर है? नहीं है ना बराबर, लेकिन ये बराबर होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप k इज इक्वल टू आप लिखोगे 6 सर टाइम्स ऑफ -3/2 है k की वैल्यू। तो k की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, आया समझ में? सो इसी तरह से आप यहाँ आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन में आ सर जाओ, और इस आपने वाले ये क्वेश्चन बोला में। था कि सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, नो सॉल्यूशन ही बोला अच्छा है, नो अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन में सर, मैंने अच्छा नो सर। सॉल्यूशन बोला। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, उसने यहाँ भी इसी के तरह से, इक्वल टू 10 आ जाएगा। हाँ इसी तरह से यहाँ भी चेक करेंगे। हम कहेंगे देखो x का, पहले तो इस 7 को राइट साइड भेजो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये -7 आ जाएगा यहाँ पे। हम कहेंगे देखो x का जो कोफिशिएंट है वो 1/5 है, और y का जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो 2/k है, और लास्ट वाला जो है वो 3/-7। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो नहीं होना चाहिए उसके बारे में हमें टेंशन ही क्या लेनी है, पहले जो बराबर होना चाहिए वो देखो। तो बराबर जो होना चाहिए उसके लिए आपसे क्या आंसर आएगा, k इज इक्वल टू 10, यानी k अगर 10 के बराबर हो गया तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड k 10 के बराबर होना चाहिए, एंड अगर आप नो सॉल्यूशन चाहते हो तो k की वैल्यू 10 रख दो, 10 रखने पर आपका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, 10 रखने पर ये इसके बराबर भी नहीं होगा ना, 10 रख दोगे तो ये वैल्यू 1/5 आ जाएगी, ये -3/7 है, तो कहां से बराबर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए आप कहोगे x का जो कोफिशिएंट है, y का जो कोफिशिएंट है, और z का कोफिशिएंट है। ठीक है, x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए y के, लेकिन ये z के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो है भी नहीं बराबर, यहाँ तो 1/2 है और यहाँ 19/15 है, तो कहाँ बराबर है? नहीं है। बस अब हमें इस बात की चिंता करनी है कि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो 8/k इज इक्वल टू 5/10 यानी 1/2। सो
k इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू 16। आया समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंट्रेंस में आते हैं, छोटे छोटे इसी टाइप से आते हैं, ठीक है? आया समझ में? Yes, sir. चलो अब देखो, इतना हो गया नोट, इसे रिमूव कर दूं? यस सर। ओके, तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। अगेन ये डिसबैलेंस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट को कुछ हो गया है। चलो कोई नहीं, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1x। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से कर लेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है? प्लस 3y इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन आपकी ये दे रखी है। सेकेंड इक्वेशन देखो, k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 1x एंड प्लस k माइनस 2y इज इक्वल टू 5। इस केस में आपको बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की सिचुएशन में आपको k की वैल्यू बतानी, ठीक है? इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो देन मुझे आंसर बताओ। अच्छा ये बताओ, कौन सी हाँ है? क्या द कंडीशन? नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? नहीं सर, ये पूछे थे कौन सी कंडीशन के लिए। ठीक है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। Sir, k is equal to -1. चलो चेक करते हैं। a इज इक्वल टू -1 अगर हम रख देते हैं तो -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ -1 रख देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, -1 -3, तो ये 2 और -3 हो जाएगा, ये -2 और 3 हो जाएगा, ठीक है? करेक्ट। अच्छा ये बताओ, ये वाला बोर्ड सही है या व्हाइट वाला सही है? वाइट वाला। व्हाइट वाला ज्यादा सर बेस्ट था। दोनों सही है। एक्चुअली में व्हाइट वाला ना आंख आंख पे लगता है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन को डार्क कर दिया। चलो सही है सर ये। सर चलो ठीक है, k का वैल्यू -1। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? सर k इज हम कहेंगे इक्वल देखो टू नो सॉल्यूशन, -1 आया। हाँ कोई वो -1 ही आंसर है, ठीक है? सो नो सॉल्यूशन की हम कंडीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है? देखो ये नो सॉल्यूशन में आप कहोगे x का कोफिशिएंट जो कि आपका 3k प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या है k स्क्वायर प्लस 1। x के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा और जो y के कोफिशिएंट का रेशियो होगा, यानी 3 और k माइनस 2, y के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा ये बराबर होगा, और ये c की z के कोफिशिएंट यानी लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं होगा, 2/5 के बराबर नहीं होगा। तो भाई हम पहले जो बराबर है इससे सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस 2 एंड विद इन अ ब्रैकेट 3k प्लस 1, ठीक है? सो आप मल्टीप्लाई करो, 3k स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे प्लस k माइनस 6k माइनस 2, ठीक है? सो 3k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये -7k -5k और ये -2 इस तरफ आके +2 बन जाएगा। सो 5k इज इक्वल टू आपका -5 आएगा, k इज इक्वल टू -1। सो दैट इज द सॉल्यूशन। सो -1 तुम यहाँ पुट भी कर दो ना, अगर -1 पुट कर दो, देखो हम लोग सपोज दैट यहाँ -1 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3/-3। तो 3/-3 की वैल्यू -1 होती है ना, तो ये कहाँ इक्वल है 2/5 के? नहीं इक्वल है। आ रहा है समझ में? तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन परफेक्टली वैलिड हो रही है, k इज इक्वल टू -1, ठीक है? आ रहा है समझ में? देखो मैं बार बार चेक करता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों टर्म भी किसी एक बार बराबर हो गए, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन एक बार एंट्रेंस में था जिसमें नो सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन था कि नो सॉल्यूशन आपका कभी नहीं आएगा। आप जो सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल रहे थे, उस k की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करते हो ना, यहाँ पुट करते हो, तो ये वैल्यू उस वैल्यू पे इसके बराबर हो जाती थी। तो एक क्वेश्चन ऐसा था, इस वजह से मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, ठीक है? आ गया समझ में? इसे रिमूव कर दें। यस सर। अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है? क्लास ओवर हो चुकी है। कल की क्लास में भी हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कुछ पोर्शन पढ़ेंगे, देन क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? आया समझ में?